दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख बाघ अभयारण्य और भारत में विश्व धरोहर स्थल तथा परीक्षाओं के लिए विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत अप्रैल 1973 में की गई थी और इसका उद्देश्य बाघों को समाप्त होने से बचाना था। इसके अलावा भारत में कुल 2967 बाघ हैं, ये बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार, और 52 जो हैं ये संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है जो कि बाघों के संरक्षण के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में लिया गया था। और भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है हमारा मध्य प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 3296.31 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों बांदीपुर या कर्नाटक बाघ अभयारण्य ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान या ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया है। और दोस्तों भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों विविध प्रश्नों में देखिए रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। दोस्तों रॉयल बॉटेनिक गार्डन ये क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1759 में की गई थी और वर्ष 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसको रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इसके बारे में विशेष तथ्य ये है कि 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और दुनिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन है, जो रॉयल बॉटेनिक गार्डन इंग्लैंड में स्थित है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में। इसकी अवस्थिति पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर है। तो याद रखिएगा, अगर जो आपसे ये प्रश्न पूछ दिया कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित है, तो ये है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। और सत्यमंगलम आरक्षित क्षेत्र में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ आदि अन्य जीव पाए जाते हैं। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्य जीव है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के सभी जो बाघ अभयारण्य हैं उनको मैप के आधार पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल। ये दोस्तों आपके राजस्थान राज्य में स्थित हैं, रणथंभौर, सरिस्का बाघ अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स। इसके अलावा जिम कार्बेट और राजाजी ये बाघ अभयारण्य ये आपके दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। देखिए नामदफा, पक्के और कामलांग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामदफा बाघ अभयारण्य, पक्के बाघ अभयारण्य और कामलांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। बोर, मेलघाट, तदोबा अंधेरी, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री और नवेगांव नागजीरा दोस्तों ये सभी टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य पेंच के बारे में है। पेंच जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में दर्शाया गया है, लेकिन पेंच बाघ अभयारण्य ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है। अगला है दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल टाइगर रिजर्व ये आपका तेलंगाना में स्थित हैं। और पेरियार टाइगर और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये आपके केरल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए सतपुड़ा, संजय दुबरी, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच,
बांधवगढ़ और पन्ना, ये जो हैं ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और पेंच को इसलिए यहाँ भी शामिल किया गया है क्योंकि पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में विस्तृत है। दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा देखिए मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरंग ये आपके असम में स्थित हैं। तो असम राज्य में जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरंग हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। दोस्तों अन्य टाइगर रिजर्वों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, नागरहोल, डंडेली और अंसी टाइगर रिजर्व ये आपके कर्नाटक में स्थित हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो और इसके अलावा बांदीपुर कर्नाटक में, भद्रा कर्नाटक में, बीआरटी यानी बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, नागरहोल और डंडेली अंसी ये आपके दोस्तों कर्नाटक में स्थित हैं। इसके अलावा जो अन्य बाघ अभ्यारण्य हैं देखिए पलामू बाघ अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है। वाल्मीकि ये बिहार में, सिमलीपाल सतकोसिया ये उड़ीसा में है। और इसके अलावा दोस्तों आपसे एक प्रश्न यहाँ पर है, दंपा दंपा आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें श्रीविल्लिपुथुर, मेघामलाई, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सत्यमंगलम और कालाकाड मुंडनथुरुई ये तमिलनाडु में स्थित महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य हैं। दोस्तों हाल में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहा जाए, NTCA ने राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए मंजूरी दी है। और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद इसे भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल और उनसे संबंधित राज्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है ली कार्बोरसियर के वास्तुशिल्प कार्य ये किस राज्य में स्थित हैं। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये भारत के विश्व धरोहर स्थल है। और इसके अलावा दोस्तों विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इसेंबल्स मुंबई में स्थित विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस जो मुंबई में स्थित है, इसको भी भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल माना गया है। भारत में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थलों में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, काजीरंगा असम में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये गुजरात में। और देखिए इसके अलावा नालंदा महाविहार आप जानते हैं कि ये बिहार में है। बोधगया महाबोधि परिसर ये बिहार राज्य में स्थित है। सांची बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ओडिशा राज्य में, और तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक समूह और चोल मंदिर, और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ये दोस्तों भारत में विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं उसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी इसके अंतर्गत शामिल हैं। दिल्ली का लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो हैं ये भी भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। दोस्तों भीमबेटका के शैलाश्रय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका के शैलाश्रय भी भारत स्थित विश्व धरोहर स्थल हैं। जयपुर शहर जंतर मंतर, और इसके अलावा राजस्थान के पहाड़ी किले, गुजरात का धौलावीरा और रानी की बाव या पाटन तथा ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इसके अलावा
दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्नाटक राज्य में स्थित पट पट्टदकल में स्मारक समूह और हम्पी स्मारक समूह ये भी भारत के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। और साथ ही साथ एक पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट जो हमारा ये भारत के विश्व स्थित धरोहर स्थलों में शामिल हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? कच्छ की खाड़ी में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल कहाँ से प्रदान करता है? तो ये दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। एक महत्वपूर्ण चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर है? केरल राज्य में। हरिके आर्द्रभूमि जो है पंजाब में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरिके वेटलैंड पंजाब में ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। और एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये महरौली के समीप दिल्ली में स्थित है 5 मौसमों का बाग। अब आइए वैकल्पिक ऊर्जा में ऊर्जा संसाधनों को देखते हैं। दोस्तों ऊर्जा संसाधन जो है 2 प्रकार के मुख्य रूप से विभाजित किए जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा है। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस शामिल हैं। ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, जो कभी समाप्त नहीं होती है और इसका जो है पुनर्नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा का वह रूप जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं और इनकी जो मतलब इनका निगेटिव पॉइंट ये है कि एक बार इनको उपयोग करने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा संकट कहा जाता है। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा जो है ये एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। वैकल्पिक ऊर्जा सौर विकिरण से प्राप्त होता है और ये प्रदूषण रहित है। ये जो है सौर ऊर्जा जो हमारा प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा का साधन है, ये प्रदूषण रहित है और वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। जैविक मात्रा में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा सूर्य के प्रकाश का सौर ऊर्जा में रूपांतरण इसके द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं। तो सौर ऊर्जा दोस्तों, सौर ऊर्जा एक तो आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है, सड़क प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की आपूर्ति सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा, और रेलवे सिग्नलों को जो है संचालित किया जा सकता है इसके द्वारा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्वीकृत किया है, वो कहाँ है? ये दोस्तों कोच्चि केरल में स्थित है। वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये है दोस्तों दीव। दीव जो है ये 2018 में पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगला प्रश्न है ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसको बायोमास गैसीकरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चार्ट के फ्लो चार्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सटीक जानकारी जो है वो दी गई है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिनको ISA या इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, ये क्या है? तो ये दोस्तों कर्क और मकर रेखा के बीच लगभग जो स्थित 121 देश हैं उनका समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस के माध्यम
माध्यम द्वारा की गया था। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, यूएन के तत्कालीन महासचिव वान की मून के इस सम्मेलन में इसका उद्घाटन 30 नवंबर 2015 को किया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। और याद रख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसका घोषणा पत्र ये है कि वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर जुटाने का लक्ष्य है, ताकि सदस्य देशों द्वारा वहनीय और कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। अब आइए देखते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग। तो सौर ऊर्जा के अन्य उपयोगों में देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सोलर कुकर, सौर चिकित्सा, कृत्रिम उपग्रह, सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण, सौर उपकरण, जल को गर्म करना, प्रकाश संश्लेषण और ऑटो रिक्शा और हवाई जहाज का परिवहन, ये सौर ऊर्जा के अन्य उपयोगों में शामिल है। दोस्तों बायोडीजल में एक फसल का नाम आता है जट्रोपा। जट्रोपा बायोडीजल की फसल है और ये पुष्पीय पादपों की प्रजाति का एक पौधा है। सूखा और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है और इसके बीज में 27 से 40% तक तेल होता है। और तेल जो है डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए बायोडीजल में परिवर्तित हो जाता है। एक पौधा है पौंगामिया पिनाटा। याद रखिए थोड़ा अजीब सा नाम है पौंगामिया पिनाटा। तो ये भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से इसका अंकुरण होता है और इसके बीजों में लिपिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इसमें लगभग ओलिक अम्ल आधा होता है और ये बायोडीजल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है और इसके लाभ क्या होते हैं। दोस्तों फ्यूल सेल पर्यावरण हितैषी होते हैं, ये शोर रहित होते हैं, अधिक दक्षता इसमें होती है और सेल की डिजाइन और माप का आसान मानकीकरण किया जा सकता है। एक प्रश्न ये आता है दोस्तों बायोमास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए नारियल का आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी, इसके अलावा सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन और लकड़ियाँ, कृषि और घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट, दोस्तों ये सभी बायोमास के स्रोत में शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल जो होता है ये एल्कोहल ही है, इसका अन्य नाम एथिल एल्कोहल होता है और इसका उपयोग हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल के रूप में किया जाता है। दोस्तों एथेनॉल प्राप्ति के लिए शक्कर युक्त पदार्थ या स्टार्च युक्त पदार्थ लगते हैं और अन्य स्रोतों में पाइन, करंज, फर्न आदि के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों डामर या एस्फाल्ट का विकल्प क्या है। तो बायो एस्फाल्ट डामर या एस्फाल्ट का विकल्प है। और अगला है कि भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन कब किया गया है। तो याद रखिए वर्ष 2003 में भारत में नेशनल हाइड्रोजन बोर्ड यानी NHB का गठन किया गया है। और एक प्रश्न आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कब बना था। तो वर्ष 2016 में। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग, जिसमें आपने प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, इसके अलावा भारत में विश्व धरोहर स्थल, ऊर्जा के विभिन्न रूप और साथ ही साथ आपने बायोमास के स्रोत और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आपने जाना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।